को नहीं पता और वो BNYS का सर्टिफिकेट लेके टांग दे तो वो तो हेल्थ पे रिस्क हो गया ना। किसी का भी ट्रीटमेंट वो करेंगे तो गलत ही करेंगे, सही नहीं करेंगे। तो जब इन सब चीज़ों को मैंने देखा तो मेरे मन में तकलीफ भी हुआ और मैंने एक बीड़ा उठाया कि चलो हम शुरू करते हैं। हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया नेचुरोपैथी, पंजाबी बाग में, नेचुरोपैथी पढ़ाने का। तो जनरली जितने भारत में इंस्टीट्यूट हैं उनके जो सिलेबस है सबको मैंने पढ़ा और सबके सिलेबस को मैंने बदल दिया। मैंने अपना सिलेबस बनाया जिसमें हॉलिस्टिक थेरेपीज, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक फार्मेसी तीनों को मैंने ब्लेंड कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी एक बच्चा, हम कहते हैं ना, हम सब शोर मचाते हैं या बातें करते हैं कि हम भारत को आगे ले जाएंगे, हम अपनी चिकित्सा को आगे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? जो आज 12वीं पास बच्चा है वो हमसे नहीं जुड़ रहा है तो कैसे ले जाओगे आप? हमारी आयु कितनी है? मैं 20 साल जी लूंगा, 30 साल, उसके बाद क्या होगा? अगर वो 12वीं पास बच्चा 12th के बायो करके वो कहता है एलोपैथी बन के मैं डॉक्टर बनूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, इसलिए वो डॉक्टरी करता है। इंजीनियरिंग का 5 लाख का आकाश में ट्यूशन दे का खर्चा करके वो इंजीनियर बनता है। तो वो मुझसे पूछता है कि मैं नेचुरोपैथिस्ट क्यों बनूं? आप इसका जवाब दे दो तो मैं बन जाऊंगा। बात उसकी भी सही है, क्योंकि उसको जो शिक्षा मिली है कि पढ़ के कमाना है, शादी ब्याह करना है, घर चलाना, उसको यही शिक्षा मिली है। कमाना है, कारें खरीदनी है, अपार्टमेंट खरीदनी है, अपार्टमेंट खरीदनी है तो कहाँ से खरीदेगा? एलोपैथी वाले तो फीस होता है ना 1000 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये, तो एक दिन में 10 पेशेंट को देखेगा, 20,000 कमाएगा। नेचुरोपैथी के लोग क्या करेंगे? कहाँ से 20,000 कमाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। उसका जवाब क्या है हमारे पास? कोई DNYS करा के कह सकता है कि वो 20,000 कमाएगा? नहीं, आज की डेट में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये कह दे मुझे। तो जब ऐसा नहीं है तो यंग जनरेशन जुड़ेगा नहीं, तो नेचुरोपैथिस्ट और हॉलिस्टिक थेरेपी के भविष्य आप कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ से होगा? जो 50-50 साल के हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल में मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इस देश का क्या होगा? इस देश के भविष्य का क्या होगा? 1 लाख इंजीनियर निकलते हैं पढ़ के, उसमें से 700 को जॉब मिलती है, और क्या करें? ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं इंजीनियरिंग, MBA और डॉक्टरेट में नहीं जाता हूँ, मैं नेचुरोपैथी में क्या कर सकता हूँ? तो हमने एक मिशन चलाया, उस मिशन के तहत मुझे इस बात को बताते हुए आप लोगों को खुशी हुई। एक चौक पे जैसे चाय बेचते हैं रेडी पे, एक लेडी है, वो मेरे पास आई, वो पढ़ना चाहती है, और एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा है, वो मेरे पास आया कि सर इसको डॉक्टर बनाना है। अब वो डॉक्टर बनाने आया तो बोला कि होम्योपैथी या एलोपैथी में एडमिशन इसकी करा दो। अब वो 8 साइड से बच्चा, कैसे मैं एडमिशन करा दूं, कहाँ से एडमिशन करा दूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि उसको डॉक्टर बनाना है या होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर ही बनाना है, ये बताओ पहले। तो वो सब्जी बेच रहे हैं, उनको ज्यादा आता पता नहीं, वो कह रहे जी बाबू जी मुझे नहीं मालूम, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। मतलब बहुत अच्छा है, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। कैसे? फिर मैंने 1 साल का कोर्स निकाला नेचुरोपैथी का। उन सबको सुन के ही मैंने ये कोर्स और सिलेबस बनाया, और उस कोर्स का फीस मैंने बकायदा 15,000 रुपये रखा 1 साल का। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उससे मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। वो मुझे लिख के दे दे कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने का, देने का, तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा पूरे साल, ये तय। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप ये 2 की स्टोरी सुन लो कि एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा है और एक चाय बेचने वाली लेडी है जिसके पास 10th की केवल सर्टिफिकेट है, वो चाय बेच रही है। उसका पति प्राइवेट जूते की फैक्ट्री में काम करता है, उसके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दोनों को मैंने पढ़ाया। ऐसे 30 बच्चे हैं, एक बैच 30 बच्चों का बैच हमने बनाया, दोनों को मैंने पढ़ाया। जनवरी में उनका सेशन कंप्लीट होगा।
उसमें से चाय बेचने वाली लेडी आज की डेट में पिछले 2 महीने से 20,000 रुपये महीने की कमा रही है, और उसके पास आप जाके अपॉइंटमेंट लोगे तो फुर्सत नहीं है, इतने क्लाइंट हैं। और जो सब्जी बेचने वाले बच्चा है, वो उसने सबसे पहले अपने बाप को ठीक किया। उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती थी 5 साल 7 सालों से, उसने अपने पिताजी को ठीक किया और वो भी कमा रहा है, और बच्चे सब कमा रहे हैं, कोई 5 कोई 10। क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर 1 साल के बाद आप 15,000 कमाने लायक नहीं बनोगे, जो मैं फीस आपसे ले रहा हूँ, और मेरे सामने बैठ के कह दोगे कि मैं आपके सिखाए हुए चीजों से 15,000 नहीं कमा सकता, मेरे से 15,000 वापस ले जाओ। अब वो अभी कमा रहे हैं। अब जो चाय बेचने वाली लेडी थी, वो 10 दिन पहले क्लास में आती है, सैटरडे संडे में 3-3 घंटे की क्लास लेता हूँ, उनकी ऑफलाइन क्लास है। वो आया मेरे पास, रोने लगी। मतलब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कह रही सर आज एक घटना हो गया, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। मतलब क्या हो गया? किसी से का कोई प्रॉब्लम हो गई, या कहीं किसी को ट्रीटमेंट गलत दे दिया, कोई भी बात हो सकती है। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो बीजेपी के एक नेता थे। एक समय था जब मेरी बेटी का एडमिशन कराना था, तो मुझे उनके सिग्नेचर की जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वो मेरा वो काम नहीं हो पाया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया था उस चेहरे को, नाम को भूल गया था। लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो मैं जा रही थी तो गाड़ी रोक के उन्होंने पूछा कि कोमल आप ही हो? तो उन्होंने बोला हाँ। कहना आपका मुझे नंबर चाहिए। किस लिए? तो पता चला आप बहुत अच्छा इलाज करते हो। That is a change. वो चेंज, उसको ये शौक लगा कि एक लीडर जो मुझे एक साइन देने से मना कर दिया, आज उसको मेरी जरूरत है, उसको घर में उसके फैमिली मेंबर को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जब इस तरह की चेंजेस हम लाएंगे, वो जो लेडी है वो 25 को जाके बोलेगी कि नहीं, नेचुरोपैथी पढ़ के हम ये कर सकते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा। देखो हर किसी का उद्देश्य होता है। सर हैं पैदल चल के पूरा भारत भ्रमण करते हैं, बहुत ही। मेरा सिंपल सा उद्देश्य है कि जो यंग जनरेशन है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको काबिल कैसे बनाया जाए। उसके लिए कोई अनएथिकल काम नहीं करना है। वो कैसे कमाते हैं 20,000 रुपया, आप लोग ये जान लो। मैं आपके पुणे ही होके आया, मैं खुद ट्रेनिंग लेके आया, राजीव दीक्षित जी के शिष्य से ही ट्रेनिंग लेके आया, मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड घी बनाने का। मैंने केवल एक पेन ऑयल अपने एस्टेंट को बनाना सिखाया है। लोग कहते हैं कि महंगे हैं, लोग नहीं खरीदते हैं। मार्केट में जितने भी ऑयल हैं उसके डबल रेट पे वो मेरे एस्टेंट ऑयल देते हैं। चमत्कार है उसका। और उस ऑयल की डिमांड इतनी है कि वो एस्टेंट इतना ऑयल बना नहीं पा रही है। हम चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें उसको रोकना पड़ेगा। सच्चाई की चीजें हैं, सच्चाई की बातें हैं, वो बतानी पड़ेगी। और युवा को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। और वो नेचुरोपैथी के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम युवाओं को स्किल्ड बना सकते हैं। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं इतनी सारी, तो मैंने धीरे धीरे टीम डेवलप करना शुरू किया है। ये आचार्य अनिल जी हैं, ये सब ने सीखा है। अब इनको हम अलग अलग शहरों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहाँ जाके ये पढ़ाते हैं, बच्चों को स्किल देते हैं, एजुकेशन देते हैं। और हमने अभी भारत सरकार से कोई फंड नहीं लिया, किसी से कोई फंड नहीं लिया। हम अपने हिसाब से फीस भी लेते हैं, जिनके पास नहीं है उनका अपने हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं जैसे भी। और ये पढ़ाते हम ऐसे नहीं कि पढ़ा दिया कह दिया, हम उसका प्रॉपर एग्ज़ाम लेते हैं। हर एक महीने उन बच्चों का हम अपने हिसाब से टेस्ट पेपर हमने बनाया हो, एग्ज़ाम लेते हैं, उसका सारा करते हैं। फाइनल एग्ज़ाम उनका लेंगे, उसमें भी हम ऐसे पास नहीं करेंगे उनका। ये मान्यता प्राप्त है किसी सरकारी उससे? सर मान्यता प्राप्त का तो अभी जो सीन है उसमें मुझे जो ऐसा लगता है, या मेरी जानकारी, मैं चाहूँगा कि आप उसको और अपडेट कर दें मेरी जानकारी को। नेचुरोपैथी के फील्ड में कोई भी BNYS को छोड़ के कोई भी चीज़ मान्यता प्राप्त नहीं है। चाहे वो DNYS है, कोई कह दे मुझे आके कि मान्यता प्राप्त है, ऐसा कुछ है नहीं। आप बेहतर जानते होंगे।
मान्यता प्राप्त का जो हमारे यहाँ चलन है वो ये है कि हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया तो सरकार का ही तो है, तो मान्यता प्राप्त है सरकार से, हम अपना लोगो लगा भी देते हैं। तो उस हिसाब से कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से, नीति आयोग से, सब जगह से हमारा संस्था रजिस्टर्ड है। आयुष मिनिस्ट्री में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीका नहीं मालूम हो रहा है और कौन सा जन है, क्या है, कैसे है, वो नहीं चाहिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जाए। आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हम आपके पास आएंगे, वो मदद लेंगे। इससे अलग एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के नाम पे जो सरकार पैसे खर्च करती है, चूँकि आप उससे कंसर्न है इसलिए मैं ये विचार रखना चाहता हूँ। यकीनन तौर पे कल प्रोग्राम हो रहा है, हम सब अपने लोग हैं, अपनी चिंतन की बात है, इसलिए मैं यहाँ ये कह रहा हूँ सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, क्या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है? मैं आपको 100 एग्जाम्पल दूंगा, नहीं हो रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन कल प्रोग्राम कर रही है उसी ऑर्गेनाइजेशन के मैं 100 एग्जाम्पल दे दूंगा जो प्रॉपर सदुपयोग नहीं हो रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के A to Z, प्रेसिडेंट से लेके सिंपल सब मुझे जानते हैं। मैं नेचुरोपैथी में 5 नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हर एक वर्ष करता हूँ। अभी 20 तारीख को हमारा कंस्टिट्यूशन क्लब में समाप्त हुआ है। मेरी गुजारिश यह है कि नेचुरोपैथी के नाम पे केवल अंकुरित अनाज और केला बांट कर ये हम डिस्प्ले कर दें कि हमने बहुत बड़ा कैंप किया और इसमें 1 लाख का खर्चा हुआ और बिल सरकार से हम पैसे ले लें, ये बहुत गलत बात है। उतने पैसे अगर ज़रूरतमंद लोगों के पास जाए, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो स्वर्णिम भारत को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। क्योंकि उठाना किसको है? मैं हमेशा कहता हूँ शहर से गांव का कोई रास्ता नहीं है, गांव से शहर का 1000 रास्ते हैं। हमें रास्ते गांव से शहर का बनाना है। गांव के लोगों को जब तक हम नहीं सक्षम करेंगे, अभी मैं 3 दिन पहले कहाँ गए थे सर? हम बाहर गए थे, आगरा से आगे है हमारा क्षेत्र जी सर। वो आपके इसलिए मैंने बोला था, वहाँ पर हम प्लान आउट कर रहे हैं सर। 100 बच्चों को 3 दिन का वर्कशॉप हम करेंगे। सारे ग्रामीण बच्चे हैं। जिस वर्कशॉप के हम यहाँ पे 5000 रुपये चार्ज करते हैं, हमने बोला कि केवल 500 रुपये हमें चाहिए, क्योंकि जाने आने का किराया खर्च मैं अपने जेब से सब जगह करने लग जाऊंगा तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। अपने पॉकेट से मैं कितना करूंगा, वो संभव नहीं होगा। 3 दिन का वर्कशॉप करूंगा और तीसरे दिन 2 बजे से शाम के 6 बजे तक उनके साथ गांव वालों की ही कैंप करूंगा और वही बच्चे ट्रीटमेंट करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इतना सक्षम मैं 3 दिन में उनको बनाऊंगा और 3 दिन में वही ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह से अगर हम अलग अलग जगहों पर, जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारा स्वास्थ्य हमारा गांव हमारा स्वास्थ्य, इस पर जब हम कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली वो गांव मजबूत होगा, तो उसको शहर में आने की आवश्यकता नहीं है, शहर आएगा नहीं। तो ये जो हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ही सारा सेंट्रलाइजेशन का है कि सब कुछ दिल्ली में ही होगा तो गांव के लोग भी सारे भाग के दिल्ली ही आएंगे और फिर यहाँ उधम मचेगा तो हम कहेंगे ओ जो अनसोशल एलिमेंट हो गए। ये पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज नहीं हो सकती है। तो हमें ये आवश्यक है कि हम दूर दराज गाँव में जाके लोगों को प्रशिक्षित करें, प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण वहाँ भी है भारत सरकार के साथ। मैं वहाँ के मुखिया से मिल के आया, बोला जी यहाँ समुदाय केंद्र बना हुआ, सब बना हुआ है। सरकार प्रशिक्षण के नाम पे पैसे आते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं? कोई तो प्रशिक्षित हुआ नहीं। ऐसे काम अगर हम करेंगे तो संभव नहीं होगा। हाँ, प्रारंभिक तौर पे ये अगर हम उचित कौशल विकास उनमें करें, स्किल डेवलपमेंट करें गांव के बच्चे, और मैं तो इवन कहता हूं कि जो गांव के बच्चे हैं वो ज़्यादा बेहतर सीखना चाहते हैं। शहर के बच्चे उतना बेहतर नहीं सीख, क्योंकि शहर के बच्चों के पास साधन है, उनकी आकांक्षाएं बड़ी बड़ी है। गांव के बच्चों के पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो उनकी आकांक्षाएं सीमित है और फोकस्ड है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो फोकस्ड है। किसी भी चीज़ में फोकस होता है तो थोड़ा सा प्रयास आप कर दोगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। शहर के बच्चों में आपको फोकस नहीं मिलेगा।